नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि जहाँ पर दिव्यांशी ने यहाँ पर बड़ी रानी लतिका आकाश इन सब को भी अपने कब्जे में किया हुआ था और इसलिए वो यहाँ पर सबसे पहले अपने आदमी से कहती है कि वो बड़ी रानी के ब्लड का सैंपल ले। और इधर जैसे यहाँ पर उनका सैंपल वो देने से मना करती है तो वो लतिका के सिर पर अब अपनी बंदूक को तान देती है और उसके बाद अब बड़ी रानी के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता। और जैसे ही अब उसका आदमी आकाश की तरफ बढ़ता है तो वो यहाँ पर आकाश के साथ भी यही होता है। अब ये सब देखकर वो यहाँ पर आकाश से कहती है कि देखते हैं कि तुम कैसे मामा हो। इसलिए यहाँ पर आकाश भी चुपचाप उन्हें अपना ब्लड सैंपल दे देता है और अब यहाँ पर अब उनका वो आदमी बड़ी रानी के हाथों में अब उन दोनों ही सैंपल को दे देता है। और साथ के साथ अब यहाँ पर दिव्यांशी कहती है कि अब तुम बाहर जाकर देखो कि कहीं कोई इधर इन लोगों को बचाने के लिए आ तो नहीं रहा। दिव्यांशी की ये बात सुनकर अब उनका वो आदमी हाँ में अपने सिर को हिलाता है और वो यहाँ पर अब उन्हें ग्रीट करते हुए वहां से बाहर की तरफ चला जाता है। तो वहीं अब दिव्यांशी कभी बड़ी रानी को देखती है तो कभी अंजलि मामी को। दिव्यांशी जब यहाँ पर इन दोनों की तरफ ही देख रही थी तभी अचानक से दिव्यांशी के दिमाग में एक बात आती है। अब उसके दिमाग में उसे एक शैतानी करने की सूझती है। इधर उसकी ये सब सोचकर उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और वो अपने मन में ही कहती है मैं एक काम करती हूँ, रानी साहिबा के मन में अपनी किस माँ के लिए कितना प्यार है ये तो देखना बनता है। क्योंकि अब यहाँ पर आलिशा की भी परीक्षा ली जानी चाहिए कि वो अपनी दोनों माँओं में से किसे सबसे ज्यादा प्यार करती हैं, क्योंकि आज दोनों ही मेरे सामने हैं। इधर दिव्यांशी के दिमाग में जो कि इतना सब चल रहा था तो वहीं यहाँ पर दूसरी तरफ इंडिया में दिल्ली में यहाँ पर एक लोकेशन पर अनिका की गाड़ी आकर रुकती है। तो वहीं अनिका अब अपनी गाड़ी से जल्दी से अपनी गाड़ी से बाहर निकलती है तो अनिका की नज़र सामने वहां पर खड़ी एक गाड़ी के ऊपर जाती है। उस गाड़ी को देखकर अनिका समझ जाती है कि मिस्टर मारवा भी वहां पर आ गए हैं। इधर ये सोचकर अनिका अब अपने कदमों को रोहित की गाड़ी की तरफ बढ़ा देती है। अनिका जैसे ही रोहित की गाड़ी के पास जाकर उस गाड़ी के ग्लास विंडो को नॉक करने लगती है तो इधर कुछ ही देर में यहाँ पर उस गाड़ी का दरवाजा खुलता है। तो जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खुला तो अनिका अपने चारों तरफ देखकर जल्दी से गाड़ी के अंदर आकर बैठ जाती है और अब वो गाड़ी की विंडो को फिर से बंद कर देती है। और जब वो यहाँ पर ड्राइविंग सीट पर देखती है तो रोहित बस यहाँ पर अनिका को ही देख रहा था। रोहित अनिका को एक यहाँ पर जोर का हक करता है तो वहीं अनिका भी रोहित को हक करते हुए ही कहती है आप कहाँ जा रहे हैं मिस्टर मारवा, मुझे बताइए क्योंकि मेरे लिए ये जानना जरूरी है। अनिका की ये बात सुनते ही रोहित अनिका को खुद से अलग करते हुए ही कहता है पहले तुम मुझे ये बताओ अनिका कि तुम कॉलेज में क्यों जा रही हो, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले भी पूछने की कोशिश की थी लेकिन उस बार भी तुमने मुझे नहीं बताया था। रोहित की इस बात पर अनिका कहती है मिस्टर मारवा मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। वैसे आपको तो मेरी लोकेशन का तो पता ही है ना कि मैं कहाँ जा रही हूँ, तो अब आप मुझे बताइए कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि मुझे तो आपकी लोकेशन के बारे में भी नहीं पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। इस बात का जवाब देते हुए रोहित कहता है अनिका मैं लंदन जा रहा हूँ, मैंने पहले भी बताया है, वहाँ पर मुझे कुछ जरूरी काम है। अब तो तुम्हें मेरी लोकेशन का भी पता चल गया है ना, तो क्या अब मैं जाऊँ। अब रोहित की इस बात पर अनिका कहती है तो ठीक है मिस्टर मारवा, लेकिन आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा कि आप अपना ख्याल रखेंगे और एक बात आप अकेले बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, क्योंकि आप अपने साथ एनी को साथ लेकर जाएंगे। वैसे मैंने उसे मैसेज कर दिया है, वो अब किसी भी वक्त यहाँ पर आती ही होगी, क्योंकि आप वहाँ पर अकेले तो बिल्कुल भी नहीं जा रहे। ये सुनते ही अब रोहित कहता है
लेकिन एनी को तुम अपने साथ लेकर जाओ, क्योंकि अगर एनी तुम्हारे साथ जाएगी तो उससे तुम्हारी कुछ हेल्प हो जाएगी। और वैसे भी राजमहल के फाउंडेशन के इतने सुनहरे मौके को हमारे दुश्मन बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे। तुम समझ रही हो ना अनिका कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से जानती हूँ और वैसे भी आपने चिराग और अब्दुल को मेरे साथ मेरी प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पर छोड़ दिया है। आपने क्यों छोड़ा है वो भी मैं अच्छी तरीके से समझ रही हूँ। तो जैसे आपको मेरी परवाह है ना मिस्टर मारवा, मुझे भी बिल्कुल आपकी चिंता है। तो अब बस बहस खत्म। अब मैं आपकी कोई भी बात नहीं सुनूंगी। अब आप अपने साथ एनी को लेकर जा रहे हैं एंड इट्स ए फाइनल डिसीजन मिस्टर मारवा। मुझे अब इससे आगे कुछ भी नहीं सुनना है। इसलिए अब मुझे इस फार्म हाउस के लिए निकलना चाहिए। अब आप समझ रहे हैं ना मिस्टर मारवा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। अनिका की इस बात को सुनने के बाद अब यहाँ पर रोहित हाँ में अपने सिर को हिलाता है और अब वो यहाँ पर अनिका को एक बार फिर से हक करते हुए ही कहता है, ठीक है अनिका, अपना ख्याल रखना। और हाँ उसे और इतना कहने के बाद अब वो उसे एक फोरहेड किस करते हुए अब बाय कहता है। तो वहीं अनिका भी अब रोहित से अलग होते हुए वो भी उसे एक फोरहेड किस करती है और बाय बोलकर वो भी गाड़ी के दरवाजे को खोलकर अब अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगती है। और जब अनिका अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी तो रोहित बस अनिका को जाते हुए ही देख रहा था। इधर अनिका जैसे ही रोहित की गाड़ी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ती है तो वो अब अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। तो वहीं वो अब अपनी गाड़ी को अब यू टर्न लेते हुए वो फार्म हाउस के लिए निकल जाती है। तो इधर गुलेरिया फार्म हाउस में यहाँ पर अभी एक गाड़ी आकर रुक जाती है। उस गाड़ी के अंदर 2 लोग बैठे हुए थे। उसमें से अब एक आदमी कहता है, तुम अभी यहाँ पर रुको, पहले मैं एक बार जाकर देखता हूँ। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तुम बाहर आ जाना, लेकिन तब तक तुम इसी गाड़ी में ही बैठे रहना, मैं देखता हूँ। इस बात पर अब उसका साथी उसे एक थम्स अप का इशारा करता है। इधर गाड़ी के दरवाजे को खोलकर वो आदमी अभी फार्म हाउस के अंदर की तरफ जाने लगता है। इधर वो जैसे जैसे अपने कदमों को आगे की तरफ बढ़ा रहा था उसकी नज़र अब यहाँ पर उन फाइटर्स पर ही थी जो कि बड़े ही ध्यान से बस उन्हें ही देख रहे थे। इधर राजीव यहाँ पर अपनी ही सोच में बैठा हुआ था कि आखिर ये लोग उसके ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये आदमी राजीव था, इसलिए राजीव इन्हें देखकर हैरान था। राजीव जैसे भी यहाँ पर फार्म हाउस के अंदर जाता है तो वो यहाँ पर सामने खड़ी देवराज गुलेरिया से कहता है, श्रेया और आकाश कहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर देवराज गुलेरिया का फाइनली इंतजार खत्म हुआ और राजीव अब यहाँ पर उनके पास आ गया था। इसलिए यहाँ पर देवराज गुलेरिया के किसी भी आदमी ने यहाँ पर राजीव के ऊपर कोई भी हमला नहीं किया। इधर राजीव ने अभी ये सवाल किया ही था कि तभी उसके कानों में देवराज गुलेरिया के जोर जोर के हंसने की आवाज आती है और वो कहते हैं, आकाश, राजीव क्या सच में तुमने अपने पापा को इतना बेवकूफ़ समझ कर रखा हुआ है? हाँ, वैसे प्लानिंग बहुत ही अच्छी थी तुम लोगों की, लेकिन वो क्या है ना राजीव, मेरे सामने नहीं चली, क्योंकि तुम्हारी वो प्लानिंग मेरे सामने फेल हो गई। वैसे राजीव, मुझे तुमसे एक सवाल करना था। इधर देवराज गुलेरिया की इस बात पर राजीव कहता है, मुझे आपसे अभी कोई बात नहीं करनी, पहले आप मुझे ये बताओ कि आकाश और श्रेया कहाँ पर है। मेरे इस सवाल का जवाब आप मुझे दे दीजिए। इधर ये सुनते ही देवराज गुलेरिया अब पीछे मुड़कर कहते हैं, राजीव तुमने हमारी दुनिया को क्यों छोड़ा? मेरे इस सवाल का जवाब दो। आखिर क्या कमी थी हमारी दुनिया में? जवाब दो मुझे। और एक बात, क्या तुम्हें मेरे प्यार का एहसास बिल्कुल भी नहीं है? क्या तुम भूल गए हो कि सिर्फ तुम्हें ही बचाने के लिए मैं वहाँ पर आया था और उसके बाद उस किंग ने मुझे किडनैप कर लिया था, क्योंकि अगर उस दिन मैं तुम्हें बचाने के लिए वहाँ पर नहीं आता तो मैं इतने साल कैद में नहीं रहता। अरे कितने साल अपनी ज़िंदगी को मैंने गंवा दिया। हाँ, कितने साल अपनी ज़िंदगी के मेरे ऐसे ही चले गए जिनमें ना जाने मैं क्या कुछ कर सकता था। कहने के लिए तुम अपने ही घर में था,
लेकिन वो मेरे लिए मेरा घर नहीं था, बल्कि वो मेरे लिए मैं एक कैद था, और कोई भी मुझ तक नहीं पहुंच पाया था। देखो राजीव, मैं अभी भी तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ। तुम हमारी दुनिया में वापस आ जाओ, और हाँ, हो सके तो करण को भी अभी इस दुनिया में शामिल करो, क्योंकि तुम अगर चाहो तो तुम करण को हमारी दुनिया में ला सकते हो। देखो बेटा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। अरे मैं तुम्हारा पिता हूँ, और हर पिता की तरह मैं भी अपने बेटों से बहुत ही प्यार करता हूँ। तुम समझ रहे हो ना राजीव? हाँ, मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ? देखो, मैं वो यशवंत मल्होत्रा नहीं हूँ जो अपनी ही औलाद को जान से मार दे। देखो देखो, तुम समझ रहे हो? इस बात को सुनकर अब यहाँ पर राजीव कहता है, आपने आपने मेरी माँ को क्यों मारा? क्योंकि इतने सालों तक राजीव के दिमाग में जो बात चल रही थी, अब अचानक से उसे अब वो अपने पापा से इसके बारे में पूछता है। देखिए, और कहता है, देखिए, ये बात मैंने अभी तक करण को भी नहीं बताई है, क्योंकि अगर उसे जरा सी भी भनक हो गई ना, तो वो आपको जान से मार देगा, क्योंकि उसे अब तक इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं है, और वो ऐसा कर भी सकता है। आखिरकार करण तो साधना गुलेरिया का ही बेटा है ना। अब राजीव ने जब ये सवाल किया था, तो उसकी आंखों में यहाँ पर एक अजीब सी नफरत अपने पापा के लिए थी, जिसे देवराज गुलेरिया ने भी महसूस कर लिया था कि सच में उसका बेटा उससे कितनी नफरत करता है। इसलिए अब वो कहते हैं, ओह, तो मेरे बेटे को सच पता चल गया। हाँ, वैसे तुम्हें ये सच कैसे पता चला राजीव? मैं जानने के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि मुझे भी ये जानना है कि आखिर तुम सच तक कैसे पहुँचे। और एक बात, तुम और करण दोनों ही मेरे बेटे हो, और मुझ पर ही गए हो। एंड थैंक्स टू सर जी, तुम लोग अपनी उस बेवकूफ़ माँ पर तो बिल्कुल भी नहीं गए हो। इस चीज़ के लिए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। यहाँ देवराज गुलेरिया ने ये कहा ही था कि तभी उनके कानों में अब किसी के चिल्लाने की जोर की आवाज़ आती है। देवराज गुलेरिया, इधर जैसे ही ये आवाज़ उनके कानों में गई, इसे सुनकर वो दोनों ही हैरानी से एंट्रेंस की तरफ देखते हैं। जैसे ही वो उधर देखते हैं तो उनके सामने एक शख्स खड़ा हुआ था, और वो अब अपने कदमों को उनकी तरफ करते हुए ही कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी माँ के बारे में ऐसा कुछ भी कहने की? इधर ये आवाज सुनकर तो देवराज गुलेरिया अब कहता है, करण तुम भी यहाँ पर आ गए? चलो चलो, अच्छा ही हुआ। अरे मैं तो यही चाहता था। देखो आज मेरे मन की सारी इच्छाएं कैसी पूरी हो रही हैं। अब मेरे दोनों बेटे मेरा साथ देंगे। इधर अपने पापा की ये बात सुनते ही करण गुलेरिया अब अपनी तेज आवाज में कहते हैं, माँ को कोई भी बीमारी नहीं थी, उन्हें तुमने मारा। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? अरे इतने सालों से हमें तो यही लगा था कि हमारी माँ बीमार थी, इसलिए उनकी मौत हो गई, लेकिन ये सब आपका किया कराया था। अरे जो औरत अपना सब कुछ छोड़कर आपके साथ शादी करके आई थी, आपने उसे मार दिया। लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ क्यों आपने मेरी माँ के साथ ये सब किया? और ये कहते हुए करण गुलेरिया अब यहाँ पर देवराज की तरफ बढ़कर गुस्से में देवराज के कॉलर को पकड़कर अब उन्हें अपनी तरफ खींचते हुए ही कहता है, वही अब देवराज गुलेरिया अब उनके पेट में भी यहाँ पर एक जोर का पंच मार देता है। जैसे ही करण के पेट में ये पंच लगा, जिससे करण अब यहाँ पर देवराज से थोड़ा सा दूर होकर गिर जाते हैं। इधर उन्हें ऐसे गिरता हुआ देखकर अब देवराज कहते हैं, दिमाग खराब कर दिया था तेरी माँ ने मेरा। अरे जरूरत से ज्यादा ही अच्छी थी वो, इसलिए मैंने उसे मार दिया, क्योंकि वो मेरे मकसद के बीच में आ रही थी, और मुझे अच्छे लोगों से कुछ ज्यादा ही नफरत है। इधर ये सुनते ही अब राजीव कहता है, माँ को कोई बीमारी नहीं थी, आप तो उन्हें वो मेडिसिन देते थे ना, जिससे कि वो चीज़ों को हेलोसिनेट करने लगी थी, क्योंकि ये सब कुछ उनके साथ दवाइयों की वजह से हुआ था। उन्हें बार बार यही लगता था कि आप उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं, या मैं यूँ कहूँ कि आप उन्हें जान से मारना चाहते थे। कैसे इंसान हैं आप? अरे आप किसी के साथ ऐसे कैसे खेल सकते हैं? और ये कहते हुए राजीव अब अपनी कमर से गुस्से में एक बंदूक को निकालता है और उसे अब अपने पापा की तरफ तान देता है। और अब उस बंदूक को तानने के बाद कहता है,
भाड़ भाड़ में जाए रानी अवंतिका। मुझे मुझे भी इस बात से कोई भी फर्क ही नहीं पड़ता है कि उन्होंने आपकी मौत कैसे तय की थी। मैं उनकी किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं हूँ, लेकिन हाँ एक बात तो है कि आज आपकी मौत तो पूरी तरह से तय है। मैं आज आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। मेरी माँ को मार दिया, उनकी उनकी गलती क्या थी इन सब में? आप उन्हें डिवोर्स भी तो दे सकते थे। आपको मेरी माँ को मारने की क्या जरूरत थी? अरे मेरी माँ में इतनी काबिलियत थी कि वो अपने चारों बच्चों को अकेले ही संभाल सकती थी। राजीव की इस बात पर अब यहाँ पर करण गुलेरिया भी अब अपनी जगह पर खड़े होकर कहते हैं वो ये नहीं कर सकते थे, क्योंकि इनके बिजनेस में पूरा पैसा नाना जी ने जो लगाया था राजीव, और जिस औरत को ये इंसान बेवकूफ़ बोल रहा है ना, अरे उसी औरत ने गुलेरिया कंपनी को डूबने से बचाया था, क्योंकि उस औरत का गुलेरिया कंपनी के ऊपर इतना एहसान था। अरे आज भी माँ के बिजनेस स्किल की बातें वहाँ पर होती हैं। इवन राजमहल में भी अरे एक माँ ही थी जिन्होंने रानी अवंतिका के साथ बिजनेस रिलेशन बनाया था, और कितनी मेहनत से माँ ने उस वक्त रानी साहिबा का भरोसा भी जीता था। और इस इंसान ने उसके साथ क्या किया? अरे एक इंसान ने एक पल भी नहीं गवाया माँ के भरोसे की धज्जियाँ उड़ाने में। राजीव शायद तुम्हें पता नहीं है, लेकिन इस इंसान ने माँ को इसलिए मारा था क्योंकि अब यहाँ पर ये कहते हुए ही करण ने अभी इतना ही कहा था कि तभी उसे अब देवराज गुलेरिया कहता है, बड़ी याद आ रही है ना तुम दोनों को अपनी माँ की? हाँ तो चलो आज मैं तुम दोनों का ये काम भी पूरा कर दूंगा। आज तुम दोनों अपनी माँ के ही पास जाओगे और वहाँ जाकर अपनी माँ से अच्छे से मिल लेना, और ये काम मैं अभी अपने इन्हीं शुभ हाथों से ही करूँगा, और मुझे कोई भी इस काम को करने से नहीं रोक सकता है। और सभी को यही लगता है कि रानी अवंतिका ने हमारी मौत तय की है ना, लेकिन ये सच नहीं है। अरे असल में तो उसने हम सभी की जिंदगी को तय किया हुआ है, क्योंकि जैसे रानी अवंतिका ने हम सब की मौत को तय किया है, वैसे तो हम लोगों की मौत तय हो ही नहीं सकती। इवन उसके बदले हमें जिंदगी मिली हुई है। अब यहाँ पर इसलिए तो उस किंग ने भी हमारा कुछ भी, वो किंग भी नहीं बिगाड़ पाया। अरे इतने सालों तक उसने हमें कैद में रखा, लेकिन देखो हम लोग आज भी जिंदा हैं। और ये कहते हुए वहाँ पर वो काफी एटीट्यूड में ये सब कहता है। इधर देवराज गुलेरिया में इतना एटीट्यूड देखकर अब राजीव ने भी यहाँ पर गुस्से में अपने दोनों ही हाथों की मुट्ठियों को भींच लिया था। जैसे ही राजीव ने यहाँ पर अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को भींचा तो देवराज गुलेरिया ने भी अब उसकी मुट्ठियों को नोटिस कर लिया था, इसलिए इन्हें देखकर अब वो कहते हैं, राजीव मेरे एहसान को तुम भूल नहीं सकते हो, याद रखना। और एक बात, मैंने एक बाप होने के सारे फर्जों को निभाया है। इधर अपने पापा की ये बात सुनते ही करण गुलेरिया कहते हैं, उस वक्त तक आपने अपना फायदा देखा था, क्योंकि जिस चीज़ों को आप फर्ज का नाम दे रहे हैं ना, एक्चुअल में उस वक्त आप तब भी फायदा ही देख रहे थे, और आपको राजीव की ज़रूरत थी, इसलिए आपने उसे बचाने की कोशिश की थी, वरना आप किसी को बचा दो। अरे आपको राजीव से कोई भी लगाव नहीं था। अगर आपको राजीव से लगाव होता तो आप हम दोनों के ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट ही नहीं करते। सच कहूँ तो आप हमारे बाप कहलाने के लायक ही नहीं हैं। इधर यहाँ पर ये सुनते ही जहाँ पर देवराज गुलेरिया हैरान हो जाते हैं कि आखिर इन्हें ये सब कैसे पता, तो वहीं राजीव भी बस हैरानी से भी करण को ही देख रहा था, क्योंकि राजीव को अभी इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि उनके पापा ने उन दोनों के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया हुआ था। इसलिए अब हैरानी में भी यहाँ पर राजीव करण की तरफ देख कर कहता है, करण ये तुम क्या कह रहे हो? अब राजीव की इस बात पर करण गुलेरिया कहते हैं, यार कितनी बार मैंने तुम्हें ये बात समझाने की कोशिश की थी कि जो दुनिया तुमने अपने लिए चुनी है वो सही नहीं है। पता है राजीव, जब मुझे इस बात के बारे में पता चला था कि तुम भी अब इस दुनिया का हिस्सा हो, तो मैंने तुम्हें संभालने की बहुत ही कोशिश की थी, रोकने की कोशिश की थी, लेकिन तुम मेरी बात को समझे ही नहीं।
इस बात पर अब राजीव कहता है, करण करण मुझे अंजलि और तुम्हारे खिलाफ करने वाला कोई और नहीं बल्कि एक यही इंसान है। और सच कहूँ तो मुझे ये बात काफ़ी वक्त के बाद पता चली थी। उस वक्त मेरे पास वापस लौटने का समय नहीं था। मेरे भाई मुझे माफ़ कर दे। मैंने एक इस इंसान के बहकावे में आकर इतना सब कुछ गलत किया। और ये कहते हुए ही वो अब अपने भाई करण को देखने लगते हैं। तो वहीं करण भी अब अपने भाई राजीव को ही देखने में लगा हुआ था। इधर उन दोनों को ऐसे एक दूसरे को देखता हुआ देखकर, इन दोनों का ऐसे प्यार देखकर अब यहाँ पर देवराज गुलेरिया से बर्दाश्त नहीं होता। और अब देवराज गुलेरिया कहते हैं, बस करो तुम दोनों का ये भरत मिलाप। पहले तुम दोनों की माँ मेरे मकसद के बीच में आई और उसके बाद तुम दोनों। अरे आज तो मैं तुम दोनों को तुम्हारी माँ के पास ही भेज कर ही रहूँगा। आज मैं ये किस्सा हमेशा के लिए ही ख़त्म कर दूँगा। मैंने सोचा था कि मेरे दोनों बेटे मेरा साथ देंगे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी माँ की याद आ रही है ना। इधर अपने पापा की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, पापा क्या मिल गया आपको ये सब कुछ करके? अरे किस चीज़ की कमी थी आपको? एक परफेक्ट फैमिली थी हमारी। एक इंसान का एक यही तो सपना होता है कि उसकी एक परफेक्ट फैमिली हो, उस फैमिली में प्यार मोहब्बत सब कुछ हो। क्यों किया आपने हमारी माँ के साथ ऐसे? और उसके बाद हम दोनों के साथ। और आपका जब इन सभी चीज़ों से भी मन नहीं भरा तो आपने हमारे बच्चों को भी टारगेट किया। क्यों क्या चाहते हैं आप? पापा वैसे सच कहूँ किस्मत भी बड़ी अजीब होती है ना। वैसे आपको आज की तारीख याद है? करण की ये बात सुनते ही अब देवराज गुलेरिया कहते हैं, क्यों पूछ रहे हो? आखिर ऐसा भी क्या है आज? क्या है आज की तारीख में? अब हैरानी से देवराज गुलेरिया अब ये करण से पूछते हैं। इधर ये सुनते ही करण अब राजीव को देखता है तो वहीं राजीव भी बस करण की तरफ ही देख रहा था। और वो दोनों अब एक दूसरे को देखकर अब साथ में ही कहते हैं, आज हमारी माँ का जन्मदिन था। आज हम अपनी माँ को एक खूबसूरत तोहफा देंगे और वो तोहफा होगा आपकी मौत, क्योंकि आपने उन्हें मौत के घाट उतारा था ना। तो आज हम आपकी मौत से ही उन्हें ये तोहफा देने वाले हैं, उनके जन्मदिन का तोहफा। अब ये सुनते ही देवराज गुलेरिया अब यहाँ पर जोर से हंसने लगते हैं। और अब वो कहते हैं, ये बात तो पॉसिबल ही नहीं है। वो किंग ऐसा कभी होने ही नहीं देगा, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि मैं तुम दोनों के हाथों से मरूं। मुझे तुम दोनों तो क्या, मुझे तो कोई भी नहीं मार सकता है। और ये कहते हुए ही वो जोर से हंसने लगता है। इधर उसे देखकर अब करण और राजीव दोनों अब एक दूसरे को ही हैरानी से देखने लगते हैं। इधर अब देवराज गुलेरिया कहते हैं, रानी अवंतिका को मारकर मैंने बहुत ही अच्छा काम किया है। मुझे कोई भी नहीं मार सकता है, क्योंकि वो किंग हर बार हमें बचा ही लेगा, सिर्फ उस रानी अवंतिका की इच्छा को पूरा करने के लिए। यहाँ पर देवराज गुलेरिया ने अभी ये कहा ही था कि तभी उनके कानों में एक फिर से आवाज़ आती है, ये लोग आपको नहीं मार सकते हैं, लेकिन मैं आपको मार तो सकती हूँ ना। हाँ, जैसे ही ये आवाज़ सभी के कानों में जाती है तो अभी ये तीनों ही जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो यहाँ पर इन तीनों के सामने एक लड़की खड़ी थी, जिसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। इसने ब्लैक कलर का एक जंप सूट पहना हुआ था और अपनी एक हाई पोनीटेल बनाई हुई थी। वहाँ सभी बस अब इस लड़की की ही तरफ देख रहे थे कि तभी वो लड़की अब कहती है, बिल्कुल सही कहा ना आपने। अगर ये दोनों आपको मारेंगे तो शायद किंग आपकी प्रोटेक्शन में आ जाएंगे, क्योंकि किंग हमेशा से ही आपको प्रोटेक्ट करते आए हैं, सिर्फ रानी अवंतिका की इच्छा को पूरा करने के लिए, क्योंकि वो रानी अवंतिका के कहे हुए हर शब्द का मान रखते हैं। और किंग की अच्छाई थी जिसे आपने उनकी कमजोरी समझ लिया था। आज शायद आपको समझ आएगा कि आपकी मौत कितनी भयानक लिखी हुई थी। इसलिए ही आपको इतनी बार मौके दिए गए थे कि शायद आप अपने आप को सुधार लो। ये मौके आपको सुधारने के लिए थे। और आपकी मौत आज मेरे हाथों में लिखी है।
ये सुनते ही यहाँ पर देवराज गुलेरिया कहते हैं, तुम करण की बेटी हो? क्योंकि अब उसे पता था कि अवंतिका ने उसकी मौत उसी की ही पोती यानी कि करण या राजीव की बेटी के ही हाथों से लिखी थी, यानी गुलेरिया परिवार की बेटी के हाथों से। इधर देवराज गुलेरिया की इस बात पर अनिका अब अपने कदमों को देवराज गुलेरिया की तरफ बढ़ाते हुए ही कहती है, मैं बेटी किसी की भी हूँ, लेकिन ये मायने नहीं रखता, लेकिन हाँ मौत तो आपकी ही हूँ। ये कहते हुए ही वो देवराज गुलेरिया को घूरते हुए ही कहती है, अब आप मुझे चुपचाप बताइए श्रेया कहाँ पर है? अब ये सुनते ही देवराज गुलेरिया कहते हैं, खुद ही ढूंढ लो, वैसे तुम लोगों के पास वक्त बहुत ही कम है। देवराज की ये बात सुनते ही अनिका उन्हें घूरते हुए ही कहती है, अगर श्रेया को कुछ भी हुआ ना तो मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और ये कहते हुए ही वो करण और राजीव को देखते हुए ही कहती है, ये भागना नहीं चाहिए, क्योंकि आज इनकी मौत तो तय है। और हाँ, इस बार उस पाउडर का यूज करने का तो सोचना भी मत, क्योंकि हमारे पास उस पाउडर का भी जवाब है। यहाँ अनिका ने अभी ये कहा ही था कि वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर फार्म हाउस के बाहर खड़ी भाग्यश्री ने अभी यहाँ पर अपने हाथ में कुछ लिया हुआ था, क्योंकि भाग्यश्री भी अभी यहाँ पर इस फार्म हाउस तक पहुँच चुकी थी, जिसे वो उस फार्म हाउस के पेड़ और पौधों के ऊपर डाल रही थी। और साथ ही साथ वो अपने मन में सोचती है, श्रेया को इन लोगों ने कहाँ पर रखा होगा, मुझे यहाँ पर अपना काम पूरा करने के बाद श्रेया को ढूंढने के लिए भी जाना ही होगा, क्योंकि हम श्रेया की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। अरे इस देवराज गुलेरिया को तो महारानी ही संभाल लेगी, और मुझे उनकी मदद के लिए लेकिन श्रेया को ढूंढना ही होगा। अगर ये देवराज गुलेरिया इस बार हमारे हाथ से निकल गया ना तो फिर पता नहीं ये कब हमारे हाथ आएगा। यही सोचकर अब भाग्यश्री अभी श्रेया को ही ढूंढने के लिए वहां पर चली जाती है। वो पहले जब इधर उधर देखती है तो वो श्रेया को आवाज लगाने लगती है। तो इधर दूसरी तरफ पेरिस में अब रानी आलिशा की गाड़ी भी अभी उस एक लोकेशन से थोड़ी सी दूर आकर खड़ी हो जाती है। इधर रानी आलिशा अब उस घूंघट वाली औरत से कहती है, आपको पूरा भरोसा है कि वो सभी यहाँ पर हैं? इस बात पर अब वो घूंघट वाली औरत कहती है, मैं आपसे कभी झूठ नहीं कहूँगी रानी साहिबा, और वैसे भी एक रानी कभी भी झूठ नहीं बोलती है। रानी साहिबा ये मास्क लीजिए और बचा लीजिए अपनी फैमिली को। इधर यहाँ पर ये सुनते ही रानी आलिशा अब उस औरत के हाथ से उस मास्क को ले लेती है और अभी उसे अपने चेहरे पर पहन लेती है और कहती है, थैंक यू सो मच हमें इस तरह से गाइड करने के लिए। आप अभी यहीं पर ही रुकिए और हाँ, गाड़ी को अंदर से लॉक कर लीजिएगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आलिशा की इस बात पर अब अवंतिका कहती है, रानी साहिबा आप हमारी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, हम यहाँ पर ठीक हैं। और एक बात, हमला आगे पीछे कहीं से भी हो सकता है, इसलिए आपको चौकन्ना रहना होगा। अंदर जाते हुए आप अपने हर तरफ से ध्यान रखेंगी। इस बात पर अब आलिशा कहती है, जी हम इस बात का ध्यान रखेंगे। इधर आलिशा की ये बात सुनते ही वो औरत कहती है, दिव्यांशी को राजमहल में जरूर लाना, भले ही वो अधमरी हालत में ही क्यों ना हो, क्योंकि उसका राजमहल में लाना बहुत ही जरूरी है। इस बात पर अब आलिशा कहती है, हम समझे नहीं, आप कहना क्या चाहती है? अरे उसे राजमहल में लाना क्यों जरूरी है? क्या इसके पीछे कोई खास रीजन है क्या?